15 जुलाई 2020 3:17 पीएम पर दोपहर में सब कुछ नॉर्मल था। ज़्यादातर लोग अपने घर पर थे क्योंकि कोविड चल रहा था और मैक्सिमम चीज़ें वर्क फ्रॉम होम चल रही थी। लेकिन तभी ट्विटर पे इलॉन मस्क का एक ट्वीट आता है और उसमें बहुत ही अजीब चीज़ें लिखी हुई थीं। फिर कुछ मिनट के बाद सेम स्टाइल का ट्वीट बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एप्पल, बराक ओबामा, जो बाइडन के भी अकाउंट से आने लगा। सारे ट्वीट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम था। तुम मुझे बिटकॉइन भेजो, मैं तुम्हें डबल करके वापस करूंगा। कई लोगों ने ट्वीट को पढ़ा और उस पर भरोसा भी कर लिया क्योंकि ये ट्वीट इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे अकाउंट से आ रहा था। और फिर क्या हुआ, लोगों ने उस अकाउंट पर पैसा भेजना चालू कर दिया। कोई $100 भेज रहा था, कोई $500, कोई $1000, कोई $5000 तक। सबको लग रहा था कि उनका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्वीट हुआ था वो इलॉन मस्क या फिर कोई पॉपुलर लोगों ने नहीं किया था। इसके पीछे एक 17 साल का लड़का था और उसका नाम था ग्राहम इवान क्लार्क। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हमें 2020 से थोड़ा सा पीछे जाना होगा, 2015 में। 2015 में क्लार्क केवल 12 साल का था। नॉर्मली सारे बच्चों की तरह वो भी माइनक्राफ्ट गेम खेलता था और उसमें ये ओपन एससीएफ सर्वर पर खेलता था जो कि पीवीपी यानी कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम था। लेकिन वो नॉर्मल बच्चों की तरह केवल गेम नहीं खेलता था, वो स्कैम भी करता था। माइनक्राफ्ट के अंदर कैप्स होते थे जो कि एक कॉस्मेटिक आइटम था। कुछ कैप्स बहुत ही रेयर थे जो केवल इवेंट या फिर कनेक्शन से मिलते थे। क्लार्क ने क्या किया, उसने यहाँ पे अपना दिमाग चलाया और कैप्स का फेक कोड बेचना चालू कर दिया। पहले वो फोरम पर पोस्ट करता था $20 में रेयर कैप का कोड। जो एक्साइटेड बच्चे होते थे वो पैसा पे कर देते थे और उसके बदले क्लार्क उनको फेक कोड देता था जो काम ही नहीं करता था। ये स्कैम का प्राइस ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 5, 10, $20 तक। फिर यही स्कैम करते करते टाइम बीतता गया और 2017-18 आ गया। इस टाइम वो एक अंडरग्राउंड कम्युनिटी को ज्वाइन करता है जिसका नाम ओजी यूज़र्स था। इस कम्युनिटी में सोशल मीडिया यूज़र नेम बिकते थे। क्लार्क यहाँ पे सप्लायर का काम करता था, मतलब किसी भी तरह से अकाउंट को हाईजैक करके यूज़र नेम ले आने का। और अकाउंट को हाईजैक करने के लिए क्लार्क हैकिंग नहीं करता था, वो सिम स्वैपिंग करता था। इसमें जो भी यूज़र उसका टारगेट होता था वो सबसे पहले उसका पूरा डिटेल निकालता था और फिर जिस कंपनी में यूज़र का फ़ोन रजिस्टर होता था वहाँ पे कॉल करके बोलता था कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मुझे अपना नंबर दूसरे सिम पर ट्रांसफ़र करना है। और जैसे ही नंबर ट्रांसफ़र हो जाता था फिर वो तुरंत उस अकाउंट का पासवर्ड बदल देता था। ओटीपी अब उसके नए नंबर पे आता था। क्लार्क ने इस टेक्निक पर मास्टर कर लिया था। फिर इसी टेक्निक का यूज़ करके क्लार्क ने 2019 में एक बड़ा हाथ मार लिया। उसने ग्रेग बेनेट का सिम स्वैप कर दिया। सबसे पहले एटीएनटी एजेंट को कॉल किया और बोला कि मैं बेनेट बोल रहा हूँ और मेरा फ़ोन खो गया है, इसीलिए मुझे अपना नंबर ट्रांसफ़र करवाना है। और जैसे ही नंबर ट्रांसफ़र हुआ क्लार्क ने तुरंत पासवर्ड रीसेट कर दिया और फिर उसे बेनेट का कॉइनबेस और जेमिनी का वॉलेट एक्सेस मिल गया और वहाँ से वो 164 बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन बाद में बेनेट ने रिपोर्ट कर दिया और क्लार्क पकड़ा गया। उसके पास से 100 बिटकॉइन रिकवर हो गया, लेकिन 64 बिटकॉइन कहाँ गया वो किसी को भी नहीं पता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो केवल 16 साल का था, इसीलिए उसे अरेस्ट नहीं किया गया। फिर उसी साल 2019 को जैक डॉर्से ट्विटर के सीईओ का अकाउंट हैक हो गया, सेम वही सिम स्वैप स्टाइल से। और फिर हैकर ने डॉर्से के ट्विटर अकाउंट से रेसिस्ट पोस्ट भी कर दिया। ये अटैक चेकलिंग स्क्वाड ने किया था और सबसे खास बात यह था कि इसमें एक मेंबर था जिसका नाम था जोसेफ ओ कॉनर, जिसका ऑनलाइन नेम था प्लग वाकजो। यही ओ कॉनर बाद में 2020 में ट्विटर हैक में भी इन्वॉल्व होने वाला था। इस अटैक के बाद क्लार्क को एक बड़ा हाथ मारने का आइडिया आया। जुलाई 7 2020 को क्लार्क ने एक नया डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाया, कर्क 5270, और इसी अकाउंट का यूज़ करके वो ओजी यूज़र के दो मेंबर को मैसेज किया, सेपर्ट और फजेली। और मैसेज में उसने लिखा था, आई वर्क फॉर ट्विटर, मैं किसी भी अकाउंट को रीसेट, स्वैप और कंट्रोल कर सकता हूँ। ओजी कम्युनिटी में हमेशा से स्कैम होता था, इसीलिए सेपर्ट और फजेली ने इस पर बिलीव ही नहीं किया। उन्होंने प्रूफ मांगा। तब उधर से क्लार्क का मैसेज आया, तुम अपना ट्विटर हैंडल बताओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और 1 मिनट के अंदर क्लार्क ने फजेली का पूरा डिटेल निकाल डाला, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, यूज़र आईडी, लॉगिन हिस्ट्री, आईपी एड्रेस, सब कुछ। फजेली शॉक हो गया और वो तुरंत तैयार हो गया उसके साथ काम करने के लिए। ये देखकर सेपर्ट भी कन्विंस हो गया और उसी चैट में जोसेफ भी था, यानी कि चकलिंग गैंग का मेंबर। फिर इन लोगों के बीच में बातचीत हुआ और टीम बन गया। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, क्लार्क को फजीली का अकाउंट का डिटेल मिला कैसे? वो बोला था कि वो ट्विटर में काम करता है, लेकिन ये सरासर झूठ था। तो अब ये सुनो कि क्लार्क ने ट्विटर का एक्सेस पाने के लिए क्या गेम खेला।
वो सबसे पहले लिंक्डइन पे जाकर के ट्विटर के एम्प्लॉय को सर्च करने लगा जो ट्विटर में काम कर रहे थे। सर्च करते करते उसको एक एम्प्लॉय मिल गया। फिर क्लार्क ने उस एम्प्लॉय को कॉल कर दिया और फ़ोन करके बोला कि मैं ट्विटर के आईटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और हमें वीपीएन कनेक्टिविटी में इशू हो रहा है। उसके बाद उस एम्प्लॉय से हेल्प मांगा इसको सही करने के लिए। उसके बाद क्लार्क ने एम्प्लॉय को फेक वेबसाइट का लिंक भेजा रीऑथेंटिकेट करने के लिए और वो पूरा वेबसाइट क्लार्क ने ही बनाया था। जैसे ही एम्प्लॉय ने उस वेबसाइट पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, तुरंत ये पासवर्ड और यूज़र नेम क्लार्क को मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, लॉगिन करने के लिए ओटीपी भी चाहिए था। उसके बाद क्लार्क ने एम्प्लॉय को बोला कि अब आपके फ़ोन पर ओटीपी जाएगा, तो आप ओटीपी बता दीजिए तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एम्प्लॉय ने बिना कुछ सोचे समझे ओटीपी भी बता दिया और उसी वक्त क्लार्क ट्विटर के अंदर घुस गया। लेकिन उसके पास पूरा पावर नहीं था, वो अंदर अभी भी एडमिन क्रेडेंशियल ढूंढ रहा था और उसे स्लैक के अंदर पिंड मैसेज दिखाई दिया जिसमें एडमिन क्रेडेंशियल और वीपीएन एक्सेस इंस्ट्रक्शन लिखा था और उस क्रेडेंशियल की मदद से उसको कंपनी के अंदर का एजेंट टूल का एक्सेस मिल गया। एजेंट टूल बहुत ही पावरफुल टूल था। उस टूल की मदद से वो कुछ भी बदल सकता था। वो किसी भी यूज़र का ईमेल एड्रेस बदल सकता था, फ़ोन नंबर बदल सकता था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, नोटिफिकेशन और सबसे बड़ी बात ट्वीट भी कर सकता था। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सब कुछ कर सकता था। अब इस पावरफुल टूल का टेस्ट शुरू हुआ ओजी यूज़र कम्युनिटी में। स्टार्टिंग में इस टूल का यूज़ केवल यूज़र नेम सेल करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे टीम यूज़र नेम फ्लिप करते हुए बोर हो गई। उन्हें अब बड़ा हाथ मारना था। फिर थोड़ा सा आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद वो सब एक आइडिया को फाइनल किए, वेरीफाइड पॉपुलर अकाउंट से ट्वीट करने का, सेंड मी बिटकॉइन एंड आई विल डबल इट। फिर 15 जुलाई 2020 को 3 PM पर टीम ने पहला अटैक किया। पहला टारगेट बना एंजेलो बीटीसी। उसके बाद 3:15 पे कॉइनबेस का अकाउंट से ट्वीट आया। इस ट्वीट के नीचे टीम ने एक वेबसाइट का लिंक दिया था, क्रिप्टो फॉर हेल्थ। ये एक फेक वेबसाइट था, लेकिन ये अप्रोच बहुत ही स्लो था क्योंकि ब्राउज़र वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा था और लोग भी यूआरएल को चेक कर रहे थे। फिर टीम ने प्लान को चेंज किया। 3:17 PM पे इलॉन मस्क के अकाउंट से ट्वीट किया गया। ट्वीट के मैसेज के नीचे एक एड्रेस दिया गया था बिटकॉइन सेंड करने के लिए। जो भी इलॉन को फॉलो करते थे और क्रिप्टो में बिलीव करते थे वो एक्साइटेड हो गए। उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ट्रांजैक्शन आने लगा। ऐसे करते करते 3:20 से लेकर के 3:45 PM तक एक के बाद एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एप्पल, बराक ओबामा, जो बाइडन, माइक ब्लूमबर्ग। लेकिन ट्रंप का अकाउंट सेफ रहा। 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन एक्सप्लोड हो गया। टोटल अमाउंट रिसीव था 12.86 BTC। फजीली रियल टाइम में कॉइन को मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉइनबेस ने स्कैम एड्रेस को ब्लॉकलिस्ट कर दिया, जिसके बाद ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट लॉकडाउन लगा दिया। मतलब जितने भी अकाउंट वेरीफाइड थे वो अब ट्वीट नहीं कर सकते थे, ना ही अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते थे। प्लस इंजीनियर ने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का एक्सेस भी कम्प्लीटली कट कर दिया और उसी मोमेंट क्लार्क के हाथ से पूरा पावर ख़त्म हो गया, जिसके बाद मैनहंट शुरू हुआ। सिर्फ 16 दिन के बाद जुलाई 31, 2020 को FBI एजेंट ने क्लार्क के टैंपा होम पर रेड किया। क्लार्क सिर्फ 17 साल का था और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसे 3 साल की जुवेनाइल जेल हुई। इसके साथ साथ UK अथॉरिटीज़ ने सैपर्ट को भी अरेस्ट कर लिया। फजीली को भी ऑरलैंडो से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पब्लिक अरेस्ट में उनका फाइनल आउटकम अभी क्लियर नहीं है। जोसेफ ओकॉनर को स्पेन में अरेस्ट कर लिया और उसको 5 साल का फेडरल प्रिजन हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।